अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी मोहम्मद अजान खान बैक ऑन स्क्रीन्स। आज एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हूँ। आज हमारा बायो का लेक्चर है फोटोसिंथेसिस एंड मैकेनिज्म। फोटोसिंथेसिस भी पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस के बाद फोटोसिंथेसिस क्या होता है और मैकेनिज्म उसका मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट हमारा जो आज का एम है वो हमारा ये कि हमने आज मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना है कि हमारा मैकेनिज्म फोटोसिंथेसिस का क्या है। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है हमारे पास? फोटोसिंथेसिस हमारे पास सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज है, ये आपने याद रखना है। हमारे पास फोटोसिंथेसिस जब भी आए तो आपने कहना है कि फोटोसिंथेसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जो हमारे पास सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज करता है। सही है। फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से हमारे पास फोटोसिंथेसिस जो है ग्लूकोज की मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के जरिए हमारे पास ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। किस चीज़ की प्रेजेंस में हमारे पास होती है? ये हमने बचपन में ही बचपन से पढ़ते आए हैं हम साइंस में, बायो में, कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस हमारे पास होती है तो हमारे पास सनलाइट और क्लोरोफिल का होना लाजमी है। अगर हमारे पास सनलाइट नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा, तो हमारे पास फोटोसिंथेसिस हर एंगल से मुमकिन नहीं है। सही है। सो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस की हम मैकेनिज्म की तरफ अब हम आते हैं। क्या मैकेनिज्म हमारे पास क्या है? मैकेनिज्म में हमारे पास लाइट रिएक्शन है और एक और है हमारे पास, वो है डार्क रिएक्शन। उसको हम अभी जो है डिस्कस करेंगे। दो स्टेप्स हैं हमारे पास, एक है हमारे पास लाइट रिएक्शन और दूसरा है हमारे पास लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लाइट रिएक्शन को। लाइट रिएक्शन हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है, जिस तरह वो नाम से ही जाहिर है कि लाइट रिएक्शन, तो ये हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में होता है। लाइट के बगैर हमारे पास लाइट रिएक्शन नहीं होगा। सही है। अब इस लाइट रिएक्शन में फर्क हमारे पास जो मेन होता क्या है? सही है। वो हमारे पास ये होता है कि हमारे पास हाई मॉलिक्यूल्स बनते हैं, टू हाई मॉलिक्यूल्स। अब हाई मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या है? हाई मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है कि इन जो एटीपी और एनएडीपीएच है, ये हमारे पास हाई मॉलिक्यूल्स है। इन दोनों के पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। हाई मॉलिक्यूल्स का मतलब ये है कि इनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। तीसरा स्टेप हमारे पास ये कि इट टेक प्लेस इन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये हमारे पास कहाँ होते हैं? थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होते हैं। अब आप कहेंगे कि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स क्या होते हैं? हमारे पास ये है हमारे पास एक स्ट्रक्चर। सही है। इसमें हमारे पास ये है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। सही है। ये होता है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। हमारे पास लाइट रिएक्शन जो होता है वो टेक प्लेस करता है यहाँ पे। सही है। थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स है ये हमारे पास, ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में। सही है। अब हम आते हैं, ये था हमारे पास लोकेशन लाइट रिएक्शन का, कि हमारे पास ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अब हम जाते हैं समरी की तरफ। इसकी हमारे पास समरी है, एक इंपॉर्टेंट समरी है जो हमारे पास डायग्राम को ही बेसिकली एक्सप्लेन करती है। हम इसके डायग्राम को भी पढ़ेंगे, लेकिन डायग्राम से पहले हम समरी को पढ़ लेते हैं, क्योंकि समरी में भी वही कुछ है जो डायग्राम में है। सही है। तो सबसे पहले समरी में हमारे पास क्या होता है कि लाइट इज एब्जॉर्ब्ड, इसको मिटा देता हूं। लाइट इज एब्जॉर्ब बाय, लाइट हमारे पास एब्जॉर्ब हो जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है वो हमारे पास लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। लाइट इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। सही है। जब लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है क्लोरोफिल से, सो इट्स एनर्जी लेवल इंक्रीजेस, its energy level increases and electrons are emitted। एमिटेड का मतलब ये है हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास जो होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। सही है। हमारे पास लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है क्लोरोफिल से, क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जब क्लोरोफिल लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो क्लोरोफिल की एनर्जी लेवल जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, तो जिसकी वजह से उससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। पहला पॉइंट हमारा समरी का ये है। दूसरा हमारे पास क्या है कि हमारे पास द इलेक्ट्रॉन्स passes through
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्यों पास होता है? फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी, फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी। एटीपी के सिंथेसिस के लिए हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पास होते हैं, सही है। अब ये इलेक्ट्रॉन के एटीपी की सिंथेसिस कैसे होती है हमारे पास? एटीपी की सिंथेसिस हमारे पास ऐसी होती है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन जब जाते हैं क्या नाम है सीरीज में, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो ये अपनी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करते हैं। तो जब ये अपनी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करते हैं तो वही एनर्जी जाके हमारे पास सिंथेसिस ऑफ एटीपी करती है, एटीपी को बनाती है वही एनर्जी, सही है। तो अब ये थी हमारे पास सेकंड समरी, सेकंड पॉइंट ऑफ समरी। तीसरी पॉइंट की तरफ अगर हम आए तो हमारे पास तीसरे पॉइंट में ये है कि हमारे पास जो होते हैं वाटर मॉलिक्यूल, वाटर molecule breaks down by the process known as हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास वाटर जो है, वाटर का मॉलिक्यूल H2O जो है वो ब्रेक होता है, सही है। अब H2O जब हमारे पास ब्रेक होता है तो हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास H2O है, ये ब्रेक हो गया तो एक हमारे पास H2 बन जाता है और एक हमारे पास O रह जाता है, सही है। तो अब ये हाइड्रोजन एटम्स है हमारे पास। हाइड्रोजन एटम्स, अब आगे पॉइंट की तरफ अगर मैं आऊं तो हाइड्रोजन एटम्स जो होते हैं वो अपने जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं क्लोरोफिल को, और खुद क्या बन जाते हैं? जब अपने इलेक्ट्रॉन्स वो दे देते हैं क्लोरोफिल को तो खुद वो आयंस बन जाते हैं। अब हम इधर पढ़ेंगे, हाइड्रोजन एटम gives its electrons to chlorophyll and become ions। अपने इलेक्ट्रॉन वो देते हैं क्लोरोफिल को और खुद क्या बन जाते हैं? आयंस बन जाते हैं। अब ये हाइड्रोजन आयंस जो बन गए हैं इनका भी क्या हमारे पास प्रोसेस है? ये हाइड्रोजन, इसके आगे भी एक और पॉइंट है समरी का, मैं जुबानी में देता हूँ कि हाइड्रोजन आयंस जो है ये हमारे पास क्या करते हैं? फर्दर रिडक्शन ऑफ एटीपी NADPH करते हैं। अब मैं जब मैं आपको क्या नाम है एस सीरीज मतलब जी सीरीज मतलब लाइट रिएक्शन का जो मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा तो उसमें आखिर में मैं आपको NADPH जो होता है, NADPH जो आखिर में हमारे पास NADP बन जाता है हमारे पास आखिर में हाई मॉलिक्यूल, उसके साथ हमारे पास है हाइड्रोजन जो इसका आयन होता है ये हमारे पास जाके ऐड हो जाता है। तो इसी का मतलब होता है रिडक्शन ऑफ NADP। तो इसके साथ हमारे पास H हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आयन ऐड हो जाता है तो हमारे पास क्या आ जाता है? NADPH बन जाता है। ये बेसिकली है हमारे पास रिडक्शन ऑफ ATP NADPH। अब ये था हमारे पास लाइट रिएक्शन, फुल लाइट रिएक्शन था हमारे पास ये। अब हम फर्दर जो है इसका डायग्राम बनाएंगे लाइट रिएक्शन का, उसके थ्रू हम भी मैं आपको ये समझाऊंगा लाइट रिएक्शन का ये प्रोसेस। अब मैं आपको इसका डायग्राम बनाता हूँ, वो इसमें भी यही सब कुछ है जो हमारे पास ये समरी में था। सो अब हम आते हैं डायग्राम। लाइट रिएक्शन का, लाइट रिएक्शन का। अब लाइट रिएक्शन के डायग्राम में हमारे पास सेट बना दूंगा, ये है हमारे पास क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल। थोड़ा सा रफ बन जाएगा, खैर कोई बात नहीं, लेकिन आपको आइडिया आपको समझ आना चाहिए। यह है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, ये हमारे पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। यहाँ से हमारे पास लाजमी बात है लाइट भी इन्वॉल्व होगी। इस लाइट के मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे, रेस को हम कहेंगे फोटॉन्स।
ये भी आपने याद रखना है। ये फोटॉन्स है, ये आके हमारे पास गिरेगी क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल पे। जाहिर बात है हमने 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो एमिट होंगे। यहाँ से हमारे पास ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये हमारे पास जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और पॉइंट भूल गया कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल जो होगा वो तो ब्रेक होगा ना, H2O ब्रेक हो गया ऑक्सीजन में और H2 में। अच्छा, अब ये हमारे पास फर्दर नीचे आएगा, ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ATC का मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें भी हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स मैंने आपको कहा कि ये हमारे पास एनर्जी देती है, एनर्जी फॉर सिंथेसिस ऑफ ATP। सिंथेसिस ऑफ ATP के लिए मैंने आपको समरी में बता दिया था कि ATP के लिए एनर्जी देती है। अब यहाँ से हमारे पास एक और क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल बनेगा, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। इस पे भी हमारे पास फोटॉन्स आके गिरेंगे। सही है, इसमें भी हमारे पास फोटॉन्स आके गिरेंगे। फिर यहाँ से हमारे पास दोबारा से इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होंगे। सही है, यहाँ से फिर आखिर में हमारे पास एक हाई मॉलिक्यूल बनेगा जिसको हम कहते हैं NADP। इस टाइम वो NADP ही होता है। फिर फर्दर जाके हमारे पास वो NADPH बनता है, लेकिन कैसे, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इसके साथ ऐड हो जाता है। अब आप कहेंगे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल कहाँ से है, मैंने आपको इधर बता दिया था कि हमारे पास जो वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है तो उसमें हमारे पास हाइड्रोजन एटम जो होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन तो दे देते हैं, सही, क्लोरोफिल को, लेकिन उसके आयंस जो होते हैं वो फर्दर रिडक्शन ऑफ ATP और NADPH के लिए काम आता है। यहाँ वो काम आए हैं। तो इस डायग्राम को हमारे पास जी स्कीम कहते हैं। लाइट डायरेक्शन का हमारे पास डायग्राम है, इसको जी स्कीम भी बोलते हैं क्योंकि ये जेड की तरह होता है, जेड शेप की तरह। ऐसे तो सीधा देख के तो आपको एन लगेगा, लेकिन इस तरह हॉरिजॉन्टली आप देखें तो ये आपको एक जेड शेप देगा। सही है। सो ये था हमारे पास लाइट डायरेक्शन, थोड़ा लेंथी था। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो है हमारे पास सेकेंड स्टेप, जो है हमारे पास डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन। सो डार्क रिएक्शन हमारे पास लाइट इज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्टली। लाइट जो है इसमें हमारे पास डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। सही है, इन्वॉल्व होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन डायरेक्टली नहीं होता। लाइट रिएक्शन में हमारे पास फुली जो होते हैं वो रेज आते हैं, और वो पूरा लाइट रिएक्शन डिपेंड ही करता है फोटॉन्स पे, लाइट के रेस पे। लेकिन इसमें हमारे पास लाइट जो होते हैं वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। सेकेंड स्टेप में हमारे पास इसमें होता क्या है, द हाई मॉलिक्यूल्स कौन कौन से, ATP और NADPH आर यूटिलाइज्ड। इसमें हमारे पास जो हाई मॉलिक्यूल्स लाइट रिएक्शन में बने थे NADPH और ATP, वो यहाँ पे हमारे पास यूटिलाइज होंगे। यहाँ पर हमारे पास वो हाई मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो इस्तेमाल होंगे। सही है। अब इसका लोकेशन क्या है, हमारे पास होता कहाँ पे डार्क रिएक्शन, तो ये हमारे पास होता है स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब जो मैंने आपको डायग्राम पहले बना के दी थी, ये वाली,
थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स की सही है। अब स्ट्रोमा आप इधर अब हमारे पास कहाँ है, ये जो आउटलाइन है हमारे पास, जिसमें ये हमारे पास ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन जो है ये फ्लोट कर रहे हैं, इसे इसे जो है कहते हैं हमारे पास जो फ्लूइड है जिसमें हमारे पास ये जो है फ्लोट कर रहे हैं जो थैलेकॉइड मेम्ब्रेन, इसको हमारे पास कहते हैं स्ट्रोमा। इसको हमारे पास स्ट्रोमा कहा जाता है। ये अगर आपसे कोई पूछे कि स्ट्रोमा कहाँ होता है तो आपने कह रहे कि थैलेकॉइड मेम्ब्रेन जिस फ्लूइड में हमारे पास फ्लोट करते हैं उस फ्लूइड को हमारे पास कहते हैं स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। सो ये था, मैंने आपको बता दिया कि ये कहाँ पे होते हैं, डार्क रिएक्शन। अब इसकी भी हमारे पास समरी है, लेकिन इसकी समरी हमारे पास इतनी लेंथी नहीं है, वो मैं आपको ज़ुबानी बता देता हूँ कि इसके समरी में हमारे पास सबसे पहले 5 कार्बन कंपाउंड मौजूद होता है। 5 कार्बन कंपाउंड, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम बना देता हूँ, बल्कि ये हमारे पास 5 कार्बन कंपाउंड होता है हमारे पास सबसे पहले। इसके साथ हमारे पास 1 कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, सही है। तो ये फर्दर हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड बना देते हैं, सही है। ये हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड बना देता है। अब 6 कार्बन कंपाउंड फर्दर हमारे पास स्प्लिट हो जाता है, किसमें, ये हमारे पास फर्दर स्प्लिट हो जाता है 3C में। यहाँ पर भी हमारे पास 3C हो जाता है। इधर याद रखिएगा ये तो हमारे पास रिएक्शन जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ATP और NADPH ऐड होंगे। जिस तरह मैंने आपको इधर कहा था कि हमारे पास 2 हाई मॉलिक्यूल्स NADH और ATP यूटिलाइज होंगे, इस्तेमाल होंगे, वो यहाँ पे इस्तेमाल होंगे NADPH। यहाँ पे ये 2 हाई मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाएंगे। फिर ये 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट 6C जो हमारे पास ब्रेक हो जाएगा, तो ये 3C में ब्रेक हो जाएगा। एक तो होगा हमारे पास 3 कार्बन कंपाउंड, और दूसरा होगा हमारे पास 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट। ये है हमारे पास 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट, सही है। और दूसरा जो है वो हमारे पास जाएगा किसमें, फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। अब ये पूरा फोटोसिंथेसिस जो है ये यहाँ पे ही चल रहा है, सही है। ये हमारे पास पूरा रिएक्शन हो रहा है, ये डार्क रिएक्शन पे हमारे पास पूरा फोटोसिंथेसिस होके रुक जाता है, फिर ये यही हमारे पास फोटोसिंथेसिस होता है। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट है ये हमारे पास जाएगा कहाँ पे, फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज के लिए। ये हमारे पास फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज के लिए जाएगा। और ये बाकी जो 3C है वो हमारे पास जो रिएक्शन है हमारे पास इस डार्क रिएक्शन का, उसको वापस चलाएगा। ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ये हमारे पास रिसाइकलिंग करेगा। ये 3C है, इसके साथ आगे फिर से 5 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेंगे, तो ये हमारे पास 3 है तो 2 मिलेंगे, तो हमारे पास 5 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा, सही है। तो यही था हमारे पास डार्क रिएक्शन का, इसको हम कहते हैं केल्विन साइकिल। ये भी आपने याद रखना है, इसको हम कहते हैं केल्विन साइकिल। जो हमारे पास लाइट रिएक्शन था उसको हम जी स्कीम बोलते हैं, और उसको हम केल्विन साइकिल बोलते हैं। इसको केल्विन साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये डार्क रिएक्शन जो है, ये डार्क रिएक्शन ये हमारे पास बनाया ही था मेल्विन केल्विन ने। ये हमारे पास एक साइंटिस्ट था मेल्विन केल्विन, जिसने हमारे पास इस डार्क रिएक्शन के साइकिल को जो है बताया था, डिस्क्राइब किया था, सही है। तो दोबारा से मैं बता देता हूँ डार्क रिएक्शन के बारे में कि हमारे पास सबसे पहले 5 कार्बन कंपाउंड होता है, इसके साथ हमारे पास 1 कार्बन डाइऑक्साइड आके ऐड हो जाता है, तो हमारे पास 5 के साथ 1, तो हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड बन जाता है। 6 कार्बन कंपाउंड जो बन जाता है, तो इसके फर्दर रिएक्शन से पहले हमारे पास ATP और NADPH जो हाई मॉलिक्यूल्स थे वो आके यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। तो जब यहाँ पर हमारे पास वो ऐड हो जाते हैं, अब फर्दर हमारे पास जो 6 कार्बन कंपाउंड है ये हमारे पास बीच में ब्रेक हो जाता है। तो ये ब्रेक हो जाता है तो ये हमारे पास 3C में कन्वर्ट हो जाता है। 6C ब्रेक करोगे तो 3C और 3C में बन जाएगा। जब 3C में बन जाएगा तो एक 3 कार्बन जो है ये हमारे पास रिड्यूस हो जाएगा 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट। ये 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा जो हमारे पास जाएगा सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज के लिए।
और जो बाकी जो दूसरा 3C है हमारे पास, 3 कार्बन कंपाउंड है, वो हमारे पास फर्दर रिएक्शन को दोबारा से चलाने के लिए जाएगा। उसके साथ फिर से 2 कार्बन मिलेंगे तो 5 बन जाएगा, और 5 के साथ फिर से 1 कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा तो 6C बन जाएगा, और इसी तरह हमारे पास रिएक्शन चलता रहेगा और ग्लूकोज बनता रहेगा, और प्लांट जो है वो खाना खाता रहेगा, और यही है हमारे पास। सही है, तो यही था हमारे पास आज का मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस क्या है। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो बनता है, और इसी तरह गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।